16 दिसंबर 1971 दुनिया ने एक ऐसा मंजर देखा जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कभी नहीं देखा गया था। हजारों लोगों और कैमरे के सामने एक पूरी फौज ने अपने हथियार डाल दिए। 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स सिर्फ एक ही सिग्नेचर के साथ पाकिस्तान 2 टुकड़ों में टूट गया। सिर्फ 13 दिनों में आखिर ऐसा हुआ कैसे? कैसे अरबियन सी में इंडियन नेवी ने कराची को आग के शोलों में तब्दील कर दिया? कैसे राजस्थान के रेगिस्तानों में सिर्फ 120 जवानों ने हजारों दुश्मन सोल्जर्स और टैंक्स को रोके रखा? कैसे इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के आसमानों में अपनी धाक जमा दी? और कैसे ढाका में एक ऐसा साइकोलॉजिकल गेम खेला गया जिसमें गोलियों से ज्यादा खौफ ने काम किया? ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये हिम्मत, स्ट्रैटेजी और इरादे की कहानी थी। एक ऐसी कहानी जिसने साउथ इंडिया के नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। हम देखेंगे कराची की वो जलती हुई रात, लांगेवाला का अमर संघर्ष और वो सरेंडर जिसने इतिहास लिख दिया। तीन दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने प्रिम्प्टिव सरप्राइज अटैक कर एक के बाद एक भारत के कई एयरफील्ड्स को निशाना बनाया। पाकिस्तान को लग रहा था कि कुछ ही मिनटों में इंडियन एयरफोर्स को भारी नुकसान पहुंचा देंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि भारत उनका इंतजार कर रहा था। इंडियन इंटेलिजेंस और मिलिट्री लीडर्स को पहले ही शक हो चुका था कि पाकिस्तान किसी भी वक्त अटैक कर सकता है। इसीलिए उन्होंने इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट को पहले ही सेफ लोकेशन पर शिफ्ट कर दिया था। पाकिस्तान ने रनवे पे बम तो जरूर गिराए, रनवे को थोड़ा बहुत नुकसान भी पहुंचाया, मगर इंडियन एयरफोर्स की कम्बैट कैपेबिलिटी अब भी पूरी तरह से सलामत थी। पाकिस्तान का सरप्राइज अटैक पाकिस्तान के लिए ही सरप्राइज बन गया और पाकिस्तान को शायद उस वक्त एहसास भी नहीं था कि उसने जिस जंग की शुरुआत की है उसका अंजाम उसकी कल्पनाओं से भी ज्यादा भयानक होने वाला है। उसी रात दिल्ली में एक अहम फैसला लिया गया। अब जवाब दिया जाएगा और ऐसा जवाब दिया जाएगा जो पूरी दुनिया देखे। अगली सुबह जब सूरज निकला तो दुनिया ने देखा आसमानों में भारत का पूरा कंट्रोल था और पाकिस्तानी एयरबेसेस से धुएं उठ रहे थे। इंडियन नेवी का एक पुराना हिसाब बाकी था। 1965 की वार में पाकिस्तानी नेवी ने द्वारका पर अटैक किया था। उस टाइम उसका जवाब इंडिया पूरी तरह से नहीं दे पाया था। इस बार इंडियन नेवी के चीफ एडमिरल SM नंदा और वेस्टर्न नेवल कमांडर ने फैसला किया, इस बार हम घर में घुसकर बदला लेंगे। टारगेट चुना गया कराची का हार्बर पोर्ट, पाकिस्तान नेवी का सबसे बड़ा नेवल बेस और पाकिस्तान के ऑयल इंपोर्ट और ट्रेड का मेन सेंटर। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कराची हेवीली गार्डेड था। वहां नेवल डिफेंस के साथ साथ पाकिस्तानी एयरफोर्स का भी कवर मौजूद था। इसलिए प्लान बनाया गया कि अटैक दिन में नहीं बल्कि रात के अंधेरे में किया जाएगा, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तानी एयरफोर्स की नाइट स्ट्राइक और नाइट इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी लिमिटेड थी। इंडियन नेवी ने इस मिशन के लिए सबसे तेज और डेडली मिसाइल बोट्स को चुना, जिसमें थे 3 मिसाइल बोट्स, INS निपत, INS निर्घट और INS वीर, 2 एंटी सबमरीन कॉर्वेट्स, INS किल्टन और INS कैचल। ये एंटी सबमरीन कॉम्पैक्ट वॉरशिप थे। 1 फ्लीट टैंकर INS पोसक रिफ्यूलिंग के लिए, क्योंकि इन छोटी बोट्स के तेल बहुत जल्दी खत्म हो जाते थे। रात लगभग 10:30 बजे ये स्ट्राइक ग्रुप बड़ी सावधानी से सारे रेडियो बंद करके आगे बढ़ना शुरू करता है, यहाँ तक कि कराची के कोस्ट से लगभग 70 नॉटिकल माइल दूर तक पहुंच जाता है। राडार पर टारगेट दिखना शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तानियों को लग रहा था कि ये कोई नॉर्मल पेट्रोलिंग हो रही है। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि अगले पल क्या होने वाला है। 10:45 पर INS निर्घट ने राडार पर एक टारगेट देखा और अपनी पहली स्टिक मिसाइल फायर कर दी। मिसाइल सीधे पाकिस्तानी डिस्ट्रॉयर PNS खैबर को लगी। पाकिस्तानियों को लगा कि उन पर किसी प्लेन ने अटैक किया है, तो उन्होंने एंटी क्राफ्ट गन्स चलाना शुरू कर दिए। निर्घट ने दूसरी मिसाइल दागी तो PNS खैबर पानी में डूब गया और साथ में 222 पाकिस्तानी सेलर्स भी। रात के 11 बजे INS निपत ने 2 अलग अलग टारगेट्स पर मिसाइल दागी। पहली मिसाइल लगी वेनस चैलेंजर पर, जो एक कार्गो शिप था और उसमें US से लाया गया हथियार भरा था। ब्लास्ट इतना भयानक था कि शिप फौरन ही डूब गया। दूसरी मिसाइल उनके एस्कॉर्ट PNS शाहजहां को लगी, जो इतनी बुरी तरह से डैमेज हुआ कि बाद में 1982 में इसे ऑफिशियली कबाड़ घोषित कर दिया गया। रात के 11:20 पर INS वीर ने पाकिस्तानी माइन स्वीपर PNS मुहाफिज पर निशाना साधा। मिसाइल लगते ही मुहाफिज के चिथड़े उड़ गए। वो इतना जल्दी डूबा
कि उसे पाकिस्तानी हेडक्वार्टर्स को इमरजेंसी सिग्नल भेजने तक का मौका नहीं मिला। अब रात के 12 बज चुके थे। कमांडर बीबी यादव ने आईएनएस निपत को और आगे बढ़ाया और कराची के मेन केमरी ऑयल रिफाइनरी और फ्यूल स्टोरेज टैंक्स पर मिसाइल दागी। पूरा कराची पोर्ट आग के शोलों में डूब गया। कहते हैं कि वो आग इतनी भयानक थी कि 50 किलोमीटर दूर से देखी जा सकती थी। ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका था। कमांडर यादव ने दिल्ली हेडक्वार्टर को एक वर्ड का कोड मैसेज भेजा, अंगार। इसका मतलब था कि मिशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इसीलिए 4 दिसंबर को हमारे वहां नेवी डे मनाया जाता है। इंडिया इस जंग में क्यों कूदा, इसके लिए आप हमारी पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं। लांगेवाला 120 जवानों की वीर गाथा। 4 दिसंबर 1971, रात का अंधेरा, रेगिस्तान और एक छोटी सी बॉर्डर पोस्ट लांगेवाला। पाकिस्तान को लग रहा था कि भारत का पूरा ध्यान ईस्ट पाकिस्तान पर है और इसीलिए उन्होंने एक बहुत बड़ा दांव खेला। प्लान सीधा था, लांगेवाला पर कब्जा करना और फिर जैसलमेर की तरफ आगे बढ़ना। अगर ये प्लान कामयाब हो जाता तो वेस्ट फ्रंट पर भारत को बड़ा झटका लग सकता था। रात के अंधेरे में 2000 से ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स, 40 से ज्यादा टैंक्स और कई आर्म व्हीकल के साथ पाकिस्तानी सेना भारत की तरफ बढ़ी। उन्हें पूरा यकीन था कि कुछ ही घंटों में लांगेवाला पर कब्जा कर लेंगे। आखिर एक छोटी सी बॉर्डर पोस्ट ही तो है, कितनी देर तक टिक पाएगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस पोस्ट पर उनका सामना किससे होने वाला है। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी और उनके 120 जवानों से। 120? हाँ, सिर्फ 120। ना टैंक्स, ना आर्टिलरी सपोर्ट और ना ही कोई बैकअप। सिर्फ एक M40 रिक्वायल्स गन और कुछ मशीन गन्स और सबसे बड़ा हथियार, देश के लिए मर मिटने का जज्बा। जैसे जैसे रात गहरी होती गई वैसे वैसे पाकिस्तानी टैंक्स की आवाज तेज होती गई। दूर रेगिस्तान में हेडलाइट्स चमक रही थी। हर जवान समझ चुका था सुबह देखना शायद नसीब ना हो। इसी बीच हेडक्वार्टर से मैसेज आया, सिचुएशन क्रिटिकल है, चाहो तो पोस्ट छोड़कर पीछे हट सकते हो। यह एक मौका था जान बचाने का। लेकिन मेजर चांदपुरी ने जवाब दिया, सर हम यहाँ से नहीं हटेंगे, आखिरी आदमी और आखिरी गोली तक लड़ेंगे। और उसी पल लांगेवाला की कहानी इतिहास बन गई। जवानों ने अपनी पोजीशन ले ली, रेगिस्तान में चारों तरफ फैल गए। मशीन गन्स रेडी, रिक्वायल्स गन रेडी। हर आंख अंधेरे में आगे बढ़ते दुश्मन को देख रही थी। और फिर पहला पाकिस्तानी टैंक रेंज में आया। रिक्वायल्स गन गरजी। पहला टैंक आग के गोले में तब्दील हो गया। रेगिस्तान की खामोशी एक ही झटके में टूट गई और फिर चारों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। पाकिस्तानियों को लगा था कि यहाँ तो छोटी सी फोर्स होगी, लेकिन यहाँ तो चारों तरफ से गोलियां चल रही हैं। हर रेत का टीला जैसे एक बंकर बन गया था। हर इंडियन जवान अपनी जगह ऐसे खड़ा था जैसे कि पहाड़। और फिर रेगिस्तान ने भी अपना फैसला सुना दिया। कई पाकिस्तानी टैंक्स नरम रेत में धंसने लगे, उनकी स्पीड कम होने लगी, फॉर्मेशन टूट गई। रात के अंधेरे में कंफ्यूजन बढ़ता गया। पाकिस्तानी कमांडर समझ नहीं पा रहे थे कि सामने कितनी बड़ी फौज है। रात भर सिर्फ 120 जवानों ने हजारों सोल्जर्स और टैंक्स को रोके रखा। हर मिनट लग रहा था कि डिफेंस टूट जाएगा। हर मिनट लग रहा था कि अब दुश्मन पोस्ट के अंदर घुस जाएगा। लेकिन जवान टिके रहे और बस एक चीज का इंतजार करते रहे, सवेरा होने का। एक और दिलचस्प बात यहाँ हुई थी कि बीएसएफ ने यहाँ ऊंटों के लिए कटीले तार लगाए थे। पाकिस्तानियों को लगा कि यह कोई माइंस है, अगर आगे बढ़े तो ब्लास्ट हो जाएगी। इसीलिए सवेरा होने का इंतजार करते रहे। फिर 5 दिसंबर की सुबह हुई और उस सुबह के साथ आई इंडियन एयरफोर्स। हंटर एयरक्राफ्ट ने जैसलमेर एयरबेस से उड़ान भरी। अब तक पाकिस्तानी टैंक्स खुले रेगिस्तान में फंसे हुए थे। पहला हंटर डाइव करता है, रॉकेट फायर। एक टैंक उड़ जाता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा और देखते ही देखते पूरा बैटलफील्ड पाकिस्तानियों के लिए मौत का मैदान बन जाता है। इंडियन पायलट्स बार बार अटैक कर रहे थे। नीचे पाकिस्तानी टैंक्स भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रेगिस्तान में छुपने की कोई जगह नहीं थी। हर मिनट तबाही बढ़ती जा रही थी। दोपहर तक पाकिस्तान की पूरी आर्मी बिखर चुकी थी। जो फोर्स जैसलमेर तक पहुंचने का सपना लेकर आई थी, अपने जलते हुए टैंक और टूटी फूटी गाड़ियां पीछे छोड़ अपनी जान बचाकर भाग रही थी। लांगेवाला की लड़ाई मिलिट्री हिस्ट्री की सबसे रिमार्केबल डिफेंसिव बैटलफील्ड में से एक मानी जाती है। 120 जवानों ने अपने से 20 गुना बड़ी और अपने से 1000 गुना हथियारों से लैस फोर्स को रोके रखा, जब तक इंडियन एयरफोर्स ने आकर जंग का फैसला नहीं कर दिया। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को उनकी असाधारण बहादुरी के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया और लांगेवाला की लड़ाई एक अमर इतिहास बन गई। अगर यह 120 जवान अग्निवीर होते तो क्या होता? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। बिफोर सरेंडर,
लांगेवाला की जीत के बाद जंग का पलड़ा तेजी से भारत की तरफ झुकने लगा। अरबियन सी में ऑपरेशन ट्राइडेंट के बाद इंडियन नेवी ने ऑपरेशन पाइथन लॉन्च किया और कराची को एक बार फिर निशाना बनाया। हर गुजरते दिन के साथ ढाका पर शिकंजा कसता जा रहा था और पाकिस्तानियों को अब समझ आने लगा था कि हम ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। द अल्टीमेट सरेंडर। और फिर 16 दिसंबर 1971, वो दिन जिसने साउथ एशिया का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। ढाका। सुबह के करीब 9 बजे इंडियन आर्म फोर्स और मुक्ति वाहिनी ने शहर को चारों तरफ से लगभग घेर लिया था। पाकिस्तानी कमांड की सप्लाई लाइन टूट चुकी थी। आसमान पर इंडियन फोर्स का पूरा कंट्रोल था। मदद पहुंचने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी और लेफ्टिनेंट जनरल AK न्याजी के सामने अब एक ही सवाल था, लड़ते रहना या सरेंडर करना। लेकिन सरेंडर तक पहुंचने का सफर भी किसी थ्रिलर से कम नहीं था। सुबह सुबह मेजर जनरल JFR जैकब पाकिस्तानी हेडक्वार्टर पहुंचते हैं। उनके हाथ में था अनकंडीशनल सरेंडर का ड्राफ्ट। मेजर ने ड्राफ्ट न्याजी के सामने रखा और कहा, आपके पास फैसला करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है। कमरे में सन्नाटा छा गया। पाकिस्तानी ऑफिसर्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें लगा कि शायद इंडियन फोर्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है, जबकि हकीकत यह थी कि ढाका में इंडियन फोर्स सिर्फ 3000 और मुक्ति वाहिनी के लड़ाके थे और पाकिस्तानी फौज कहीं ज्यादा 25 से 30 हजार थी। जैकब का ब्लफ काम कर गया। कुछ ही घंटों बाद फैसला हो गया, पाकिस्तान सरेंडर करेगा। और फिर वो शाम आई जो इतिहास बनने वाली थी। 16 दिसंबर 1971, शाम 4:31, ढाका रेस कोर्स ग्राउंड। हजारों लोग, मीडिया के कैमराज और दुनिया की नजरें। एक छोटी सी टेबल लगाई गई। उस टेबल पर रखा गया सरेंडर पेपर। इंडियन ईस्टर्न कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा वहां पहुंचे। दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट जनरल AK न्याजी बैठे थे। और फिर दुनिया ने वो मंजर देखा जो इतिहास की किताबों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। न्याजी ने लगभग रोते हुए उस सरेंडर पेपर पर साइन कर दिया। उस एक साइन के साथ 1971 की जंग खत्म हो गई। मिलिट्री रूल के मुताबिक न्याजी ने अपना सर्विस रिवॉल्वर जनरल अरोरा को सौंप दिया। यह सिर्फ एक हथियार नहीं था, यह हार का प्रतीक था, एक युग के समाप्त होने का प्रतीक। और फिर रिकॉर्ड बना वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर। 1-2 नहीं, लगभग 93,000 पाकिस्तानी मिलिट्री पर्सनल और एसोसिएट पर्सनल इंडियन कमांड के सामने सरेंडर कर चुके थे। सिर्फ 13 दिनों में जंग का नतीजा तय हो गया। ईस्ट पाकिस्तान का अध्याय समाप्त हुआ और जन्म हुआ एक नए राष्ट्र का, बांग्लादेश। ये जीत सिर्फ बैटलफील्ड की जीत नहीं थी, ये प्लानिंग की जीत थी, लीडरशिप की जीत थी और उन हजारों जवानों की जीत थी जिन्होंने अपनी जान दांव पर लगा दी। इंदिरा गांधी की जियोपॉलिटिकल तैयारियां, सैम मनिक शाह की स्ट्रेटजी, अरोरा की लीडरशिप, जैकब की निगोशिएशन ट्रिक और भारत के सैनिकों की वीरता, इन सब ने मिलकर लिखी 1971 की अमर वीर गाथा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक सवाल आज भी करोड़ों लोग पूछते हैं, जब भारत के पास 93,000 पाकिस्तानी कैदी थे, जब बैटलफील्ड पर जीत हमारी थी, तो भारत ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी POK क्यों नहीं लिया? क्या यह भारत के लिए सबसे बड़ा मौका नहीं था या उसके पीछे कोई और कहानी छुपी हुई है? इस सवाल का जवाब मिलेगा पार्ट 3 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।